नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने से पहले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो पहले चैप्टर है उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बताया गया है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमको ये बताया जाता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, वो इनडिविजिबल होता है। एटम को हम लोग डिवाइड और सिंपलर पार्ट्स में नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और अपने अपने सब लोग मॉडल्स रखते हैं और बताते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। और फिर किस में डिवाइड किया जाता है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटॉमिक मॉडल जो पहला हम लोग को पढ़ना होता है वो है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और ये कब आया था, तो ये 1900 में आया था। आपसे अगर पूछा जाएगा जे थॉमसन ने किस चीज की डिस्कवरी करी है, तो आपको बताना है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी है। अब देखिए इसके बाद आपको ये भी समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन के थ्रू, उससे पहले कैनाल रेज डिस्कवर हो चुकी थी। और कैनाल रेज को किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में। कैनाल रेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं और इसीलिए इनको मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। और इसी पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन से एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जनरेट हुआ या क्रिएट हुआ, जिसको कहा गया फ्रॉम बाद में प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बारे में एक चीज़ और जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो 2000 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करी जाएगी कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन में हम लोग लिखेंगे 1 यूनिट। लेकिन अगर चार्ज पूछा जाएगा प्रोटॉन का, तो चार्ज इसका हो जाएगा +1। मतलब जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो +1 माना जाता है और जो मास होता है वो 1 यूनिट माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होगा। मतलब प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ही कम होता है, तो उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और जो चार्ज की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, लेकिन कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। और कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए प्रोटॉन का हो गया +1 चार्ज और इलेक्ट्रॉन का हो गया -1 चार्ज। इसके बाद जो बात करी गई है वो ये बात करी गई है कि एटम में अभी फिलहाल हम लोग ने देखा कि एटम में दो चीजें देख चुके हैं हम लोग, एक प्रोटॉन्स देखा और एक इलेक्ट्रॉन्स देखे। और क्या देखा गया कि जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। और मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जिसकी वजह से जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो एटम होगा वो कंप्लीटली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर का होता है। मतलब एटम पे ना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज कोई होगा, ना ही नेट कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही कोई नेट नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम क्या होगा, एटम वुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो देखा गया, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन्स देखे गए कि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन्स एटम के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कई सारे मॉडल की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को मॉडल्स पढ़ने हैं। तो अभी तक हम लोग ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये देखा था कि जो एटम था वो कैसा था, इंडिविजिबल था, इंडेस्ट्रक्टिबल था। मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कई सारे लोग आए, उन लोग ने अपने अपने मॉडल्स दिए। तो उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, और फाइनली जो डिस्कवरी हुई वो न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हुई। जिससे क्या हुआ, जिससे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे की थ्योरीज में पता चला कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। तो अब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मेनली ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है किसी एटम में। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं और न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग मॉडल पढ़ेंगे वो जे थॉमसन का होगा। जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया था किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो चलिए देखते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है। तो देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और क्रिसमस पुडिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक हमारे पास एक पुडिंग है, ये मान लीजिए एक पुडिंग है। इस पुडिंग में क्या देखा गया, जो पूरा स्फेयर हमको दिखाई पड़ रहा है वो किस चार्ज का है, तो जो पूरा स्फेयर है दैट इज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है हमारे पास में। और देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग को गोल गोल, ये क्या है, ये जो निगेटिव चार्जेस के रूप में दिखाए गए हैं वो क्या है, दे आर ड्राई फ्रूट्स। तो आपको पता होगा केक में जो क्रिसमस का पुडिंग होती है उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को क्या बोला गया, ये भी एक उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होगी या फंडामेंटल कोई ना कोई
पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है इसको हम लोग ने क्या मान लिया, उसको पुडिंग मान ली। और इसके बाद जो इसमें छोटे छोटे से हमको नट्स दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे से जो ड्राई फ्रूट्स दिखाई पड़ रहे हैं, उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मान लिया गया। देखिए इसको एक और तरीके से बताया गया है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी माना गया है। वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है, तो वाटरमेलन मॉडल माना गया। और वाटरमेलन में माना गया, जैसे वाटरमेलन आप लोग ने देखा होगा तो रेड एडिबल पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज ऑफ रेड कलर। और इसमें क्या माना गया, जो रेड एडिबल पार्ट होता है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज पूरा पार्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है दैट इज रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। और इसके बाद जो उसके अंदर छोटे छोटे से सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, उसको क्या माना जाता है, उसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स माना जाता है। और सीड्स जो होते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो किसके अंदर धसे हुए हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जो सीड्स होते हैं वो धसे होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो बताया था, ये किसने बताया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में ये पूरी चीज बताई गई है। और ये इसका डायग्राम है, तो डायग्राम में भी दिया गया है जो स्फीयर है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो सीड्स दी गई हैं या जो निगेटिव चार्जेस दिए गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज के, मतलब जो स्फीयर है उसके अंदर एम्बेडेड है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि थॉमसन के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, मतलब इन्होंने मेन क्या क्या बातें कही हैं। तो सबसे पहली बात जो थॉमसन ने कही वो ये कही कि एटम में क्या होता है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो वो इसी स्फीयर में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। दूसरी बात जो कही गई वो क्या कही गई, दूसरी बात कही गई कि जो निगेटिव चार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उनका मैग्नीट्यूड बराबर का होगा, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, जिससे जो एटम होगा वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए कई सारी चीज़ें थी जो ये नहीं बता पाए थे, जैसे ये न्यूट्रल तो है, इन्होंने तो बता दिया, इन्होंने ये तो बता दिया कि न्यूट्रल है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, आगे के जो साइंटिस्ट आए जैसे रदरफोर्ड आए, इन लोग के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे इसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यही इनकी फेलियर हो गई। इसके बाद जो हमारे पास मॉडल आया वो रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने इसी चीज़ को सही किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्सपेरिमेंट किया उसको बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए रदरफोर्ड का क्या है, रदरफोर्ड को ये बहुत ज़्यादा मतलब जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे पास कराया तो क्या देखा, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे गए। अब उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि देखिए गोल्ड फॉइल की जो लेयर होती है बहुत ही थिक बनाई जा सकती है, मतलब ये समझ लीजिए 1000 एटम्स थिक बराबर उसकी लेयर बनाई जा सकती है। तो ये गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए गोल्ड फॉइल को लिया गया था, जिससे जो अल्फा पार्टिकल्स हो वो आसानी से इसमें पास हो सकें गोल्ड फॉइल में। इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो नेचर होता है वो डबली चार्ज हीलियम आयंस की तरह होते हैं। मास क्या होता है, मास इसका 4u होता है अल्फा पार्टिकल का, या डबली चार्ज हीलियम आयंस का। और इनके पास ये भी आपको याद रखना है कि हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो ये अफेक्ट करते हैं किसको, गोल्ड के शीट को, या गोल्ड की जो लेयर थी या गोल्ड का जो फॉयल था उसको जाके अफेक्ट करते हैं, मतलब उससे पास भी हो जाते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए क्या इन्होंने देखा, इन्होंने ये देखा कि इनको ये लगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं क्योंकि हैवियर थे। तो इनको लगा कि जो इनका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो ये था कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, जो अल्फा पार्टिकल्स पास किए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसा रदरफोर्ड ने सोचा था। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल ही अलग आया। अब देखिए रिजल्ट क्या आया, तो ये हमारे पास डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स को पास किया गया है, ये हमारे पास कई सारे एटम्स हैं। अब देखिए जब एटम्स में पास किया जा रहा है अल्फा पार्टिकल को, तो ज़्यादातर जो रेज हैं वो किधर जा रही हैं, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई। जब बिना किसी डिफ्लेक्शन के रेज पास हो रही हैं तो यहाँ से पता चला कि ज़्यादातर जो स्पेस होती है एटम के अंदर वो क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड ने जो देखा उसमें ये बताया गया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे मूव कर गए, स्ट्रेट मूव कर गए, उनमें कोई भी डेविएशन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। सेकंड इन्होंने जो देखा उसमें इन्होंने ये बताया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए स्मॉल एंगल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है, जो सेकंड लास्ट वाला है इसमें जो डेविएशन हो रहा है, लाइट जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है। तो जो थोड़ा सा डेविएशन हुआ वो कुछ पार्टिकल्स में हुआ, ठीक है, ये इन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखा उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो रहा था, रिबाउंड हो रहा था। जैसे रिबाउंड का मतलब क्या है, तो रिबाउंड का मतलब देखिए ये जा रहा है
और ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये रीबाउंड वाला केस होगा। तो ये किस में हो रहा था, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके की प्रॉपर्टी को एडहेर कर रहा था। तो इसके बाद बात करनी है हम लोग को कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकले रदरफोर्ड के मॉडल में। तो देखिए जो कंक्लूजन निकला, तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, पहले कंक्लूजन में कहा गया ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब खाली जगह है। क्यों खाली जगह है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे उस गोल्ड फॉयल में या गोल्ड फॉयल के एटम्स में। सेकेंड कंक्लूजन ये निकला क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, जिससे हमको ये पता चला। देखिए जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल था वो भी कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अल्फा पार्टिकल अगर आया और रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब थोड़ा सा डेविएशन हुआ, तो डेविएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो वो इसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, एक रिपेल वाला रिपल्शन फोर्स लगा देंगे। तो देखिए सेकेंड पॉइंट में कहा गया वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। तो जो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब जिनका डिफ्लेक्शन हो रहा था उसने क्या प्रूव किया, उसने प्रूव किया कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसके अंदर, एटम के अंदर, लेकिन बहुत कम जगह एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज घेरता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया, आप देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, अभी हमने बात करी थी 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। जो क्या प्रूफ करता है, तो ये प्रूफ करता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है और जो टोटल मास ऑफ गोल्ड एटम है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है बहुत छोटे वॉल्यूम में, जिसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से ये मेनली डिफ्लेक्शन हो रहा था। जो रिफ्लेक्शन पूरा रिबाउंसिंग जो हुई जा रही थी वो कहाँ से हो रही थी, न्यूक्लियस से हो रही थी। और न्यूक्लियस में क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट थे। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद एक चीज़ और हमको याद रखनी है कि इसी पूरे मॉडल से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की डिस्कवरी पता चलती है, और वो क्या है, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी अगर पूछी जाएगी तो उसका आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और इसीलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए साइज अगर बात करी जाएगी, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, तो न्यूक्लियस का साइज 10⁵ टाइम्स कम होता है किससे, एटम के साइज से। अब देखिए एटम बहुत बड़ी चीज़ है, एटम अगर देखा जाएगा न्यूक्लियस के टर्म्स में बहुत बड़ी चीज़ है। ये मान लीजिए एटम है, इसके अंदर छोटा सा जो पार्टिकल होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका साइज जो होगा वो 10⁵ टाइम्स कम होगा किससे, रेडियस ऑफ एटम से। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके फीचर्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। तो सबसे पहली चीज़ जो बताई गई वो ये बताया गया कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और वो क्या है, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। जो ज़्यादातर मास होगा एटम का वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर अभी आगे चल के पता चलेगा कि दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है। इन्हीं दोनों के पास मेनली मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, बहुत ही निग्लिजिबल मास होता है। इसके बाद बात करी गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में। इसके बाद अब देखिए यहीं पे इनका फेलियर हो गया था, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, और एनर्जी रेडिएट होगी तो धीरे धीरे करके, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होंगे तो ये पाथ धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है, तो इसी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को ये पढ़ना है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, ये बताया था रदरफोर्ड ने। और पहली चीज़ क्या बताई थी कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, और उसको कहेंगे क्या, न्यूक्लियस बोलेंगे, और ज़्यादातर जो मास होगा किसी भी एटम का वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये चीज़ें बताई गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। इसके बाद ड्रॉबैक्स की बात आती है। अभी हमने बात करी रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, तो देखिए ड्रॉबैक यही था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब एनर्जी लूज होती रहेगी उसकी, और एनर्जी लूज होने के टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, जिससे अगर देखा जाए तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे,
ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे, यही एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। और इसको फिर किसने सही किया? इसको सही किया बोर मॉडल ऑफ एटम ने, यही कह सकते हैं बोर हाइपोथेसिस जो थी उसमें ये चीज़ सही हुई। अब बोर ने क्या कहा? बोर ने ये कहा था कि जो रदरफोर्ड ने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं, इन्होंने देखिए कहा कि न्यूक्लियस के आसपास जो होती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं, लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ ऑर्बिट्स में, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकते हैं, और उस स्पेशल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ना ही एनर्जी रेडिएट करेंगे, मतलब ना ही एनर्जी लूज करेंगे और ना ही एनर्जी गेन करेंगे। तो ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये दोनों बातें बताई थी किसने? ये दोनों बातें बताई थी बोर ने। इसके बाद अब देखिए, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? तो उस ऑर्बिट को बोला गया एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स, या ऑर्बिट्स या शेल्स भी इनको बोल सकते हैं। तो इनको ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, इनको एनर्जी शेल्स भी बोल सकते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इनको डेजिग्नेट किया कैसे आता है? तो ये डेजिग्नेट किया जाता है KLMN से। तो जो अल्फाबेट्स KLMN है उससे डेजिग्नेट किया जाता है किसको? इन शेल्स को। जो सबसे अंदर वाली शेल है उसको K शेल बोलते हैं, उसके बाहर L, फिर M, फिर N एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे बढ़ती रहती है। अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका बताया बोर एंड बरी ने, दोनों ने मिलके। तो वो कहा गया कि 2n² का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, 2n² का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी शेल में, KLMN शेल में से किसी भी शेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला बताया गया 2n², जहां पे n क्या है? n ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए K शेल है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, L शेल है तो L शेल में n की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। तो एनर्जी लेवल इंडेक्स भी इसको बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 ऐसे करके इसकी वैल्यू हो जाएगी। इससे क्या पता चला? इससे हमको पता चला जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अलग अलग शेल में वो कितने रह सकते हैं। जैसे मान लिया K शेल की बात करी गई तो K शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमने क्या किया? 2 × 1² कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? 2n² फॉर्मूला था। तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1², तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। मतलब K शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने हैं? वो हैं 2। ऐसे ही L शेल की बात करी गई तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो 2 × 2² मतलब 8। M शेल की बात करी गई तो M शेल में 2 × 3² दैट इज 18 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये पहला टॉपिक था। इसके बाद जो इन्होंने दूसरी बात कही उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब चाहे L शेल हो, चाहे M शेल हो, चाहे N शेल हो, मतलब K शेल के बाद जितनी भी ऑर्बिट्स होंगी उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। तभी एटम स्टेबल होगा, वरना वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही? तीसरी बात इन्होंने ये कही कि आउटर शेल्स को तभी हम लोग एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे जब इनर सेल्स पूरी पूरी भर जाए। मतलब K शेल भरने के बाद ही हम लोग L शेल पे आएंगे। ये नहीं कि पहले K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा उसके बाद L शेल चालू कर दी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले K शेल को भरेंगे, जब K शेल पूरी भर जाएगी, मतलब जब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हम लोग L शेल को भरेंगे। जब L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हम लोग M शेल को भरेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करके हम लोग बातें भरते रहेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगी उनको हम लोग इस तरीके से एकोमोडेट करते रहेंगे अपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। इसके बाद बात आती है वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे करी गई है। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक एटॉमिक नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गया तो कितने हैं? 6 हैं। 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा तो आ जाएगा 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसान चीज होती है, हम लोग पिछले रूल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो 2,4 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो 2,4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन में है वो कितने हैं? 4 हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता होना चाहिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसके बाद बात करी जाएगी, अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, या मतलब ये समझ सकते हैं जिसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब क्योंकि कंप्लीटली फिल होगी, इसका मतलब ना ही वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आपको ये भी याद रखना है, वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है टू गेट एन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट लूज करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में है या किसी भी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसमें 8। और क्योंकि वो देखिए किसी भी एलिमेंट से कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 0 हो गई, इसका मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो वो किसी भी एलिमेंट से कंबाइन नहीं हो पाएंगे। और अगर किसी एलिमेंट से कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, इनर्ट एलिमेंट्स बोला जाएगा। इनर्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ये हमारे जो होते हैं दे आर ऑल हीलियम एलिमेंट्स। इसके बाद देखिए एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते आउटर मोस्ट शेल में, और वो क्या है, हमारे पास हीलियम एटम है। तो हीलियम एटम में हम लोग डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ठीक है, तो हीलियम एटम के बारे में आपको बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगी इसकी ऑर्बिट, और ये भी कैसा होगा, ये भी इनर्ट एलिमेंट होगा या इनर्ट गैस होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए अभी हम लोग ने बात करी वैलेंसी क्या होती है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, या किसी भी एटम की टेंडेंसी, किस चीज़ की टेंडेंसी, कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे एटम से रिएक्ट कर सके, ठीक है, और रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये होती है हमारी वैलेंसी। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, उस एटम को बोला जाएगा दैट इट इज पोजेसिंग एन ऑक्टेट, ऑक्टेट वो पोजेस करेगा। एटम्स वुड दस रिएक्ट, और क्या मतलब जितने भी एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करते हैं हर एक एटम अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अब देखिए अब ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे बाहर, लूज कर दे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या आपस में दोनों क्या कर ले, शेयरिंग कर ले, मतलब दोनों लूज भी कर ले, दोनों गेन भी कर ले, मतलब शेयरिंग होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जब शेयरिंग की बात करी जाती है तो वहां पे जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ये हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास रहेगा केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये पता चल गया होगा वैलेंसी क्या होती है। अब जैसे वैलेंसी की बात करी गई तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की वैलेंसी ली गई है। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में आप देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब वो क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा था, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाते, 1 हो जाते। अगली बात जो करी गई है वो मैग्नीशियम की करी गई है और एल्युमिनियम की करी गई है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 है। इसके बाद अगर मान लीजिए बात करी गई हमारे पास क्लोरीन की, या क्लोरीन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, जैसे मान लिया फ्लोरीन की बात करी गई है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए क्या करेगा ये, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किसी अदर एलिमेंट से, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू 1। 7 नहीं होगी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1। ये हम लोग को याद रखना है फ्लोरीन के केस में। या जो भी एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे रहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर, या ये समझ सकते हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 रहते हैं, तो आप लोग बस यही याद रखिएगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 होंगे, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए आप उसको 8 से माइनस कर दिएगा। जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, दैट इज विल बी इक्वल टू 3। फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन होता है, उसमें वैलेंसी 5 भी होगी और 3 भी होगी। अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ऑक्सीजन है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी
8 - 6 हो जाएगी। 8 - 6 का मतलब उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 7 और आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रॉन्स की। अब न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने। अब देखिए न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक वर्ड से बना है, न्यूट्रल से बना है, तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन मास जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब जितने भी एटम्स होते हैं सभी के पास न्यूट्रॉन जरूर होगा, बस हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा एटम है हाइड्रोजन का जिसके पास कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हालांकि कई सारे आइसोटोप्स हैं जिनके पास न्यूट्रॉन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का जो मेन आइसोटोप है 1H1 जिसको बोलते हैं, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये होता है कि ऊपर जो लिखा होता है मास नंबर, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, दोनों को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी एटम के अंदर जो मास होगा, जो मास पूरे एटम का होता है, वो दो चीज़ में होता है, प्रोटॉन्स में होता है और न्यूट्रॉन्स में होता है। ये दोनों चीज़ें होती कहाँ पे हैं? तो न्यूक्लियस में होती हैं। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। अभी हमने बात करी थी, तो आपको ये समझना है कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको डेजिग्नेट करते हैं जेड लेटर से, जेड अल्फाबेट से इसको डेजिग्नेट किया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 1। सिमिलरली अगर कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 अगर कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? प्रोटॉन्स हो जाएंगे 6। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर का जो तरीका है याद करने का, वो हमने एक अपनी वीडियो डाली है, एक ट्रिक की वीडियो डाली है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये क्लास 9th लेवल तक 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो आप लोग को याद होने चाहिए। नेक्स्ट केस पे आते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर का मतलब होता है मास। अब देखिए मास किस में था? तो मास था न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में दो चीज होती है, एक न्यूट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उन्हीं का सम क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही क्या कहा जाता है? दैट आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए कार्बन की बात करी गई है, तो कार्बन के एक एग्जांपल दिया गया है। कार्बन में मान लीजिए 12, उसका मास नंबर 12 दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मास नंबर 12 क्यों है? अब ये समझ सकते हैं कि क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो मास नंबर होगा दोनों का एडिशन होगा, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम में आप देखेंगे, तो एल्युमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो मास नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का मास नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स हमारे पास ग्रुप ऑफ ऐसे एटम्स होंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, या मतलब इसमें आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो एटम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आपको याद रखना है कि एटम का जो एलिमेंट होना, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स का ग्रुप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल दिया गया हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये एग्जांपल दिया गया है। अब जैसे प्रोटियम में आप देखेंगे तो तीनों में जो, अब क्योंकि तीनों आइसोटोप किसके हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, तो तीनों में जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन मास नंबर जो तीनों में होगा वो अलग अलग होगा। जैसे प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्राइटियम का मास नंबर 3 होता है। तो देखिए आइसोटोप तो तीनों किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। इसका मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 1 है, बट मास नंबर शुड बी डिफरेंट। तो एक का मास नंबर 1 हो गया, दूसरे का मास नंबर 2 हो गया और तीसरे का मास नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। इनको क्या कहा जाएगा? दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की एप्लीकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो हमको दी गई है यूरेनियम की। यूरेनियम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? तो फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होती हैं, जहाँ न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, वहाँ पे यूरेनियम हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होती है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है।
नेक्स्ट जो यूज़ है वो क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के जो आइसोटोप होते हैं वो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और इसके बाद आयोडीन है। आयोडीन क्यों यूज़ करते हैं, तो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आयोडीन यूज़ करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि जो गोइटर डिजीज़ है वो किस हार्मोन की कमी से हो जाती है। वैसे आयोडीन की कमी से होती है, लेकिन कौन सा हार्मोन होता है जो सिक्रीट नहीं हो पाता बॉडी में, जिससे गोइटर डिजीज़ होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा। इसमें आइसोबार्स के बारे में बताया गया है। आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स जैसे एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, मान लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो 20 होता है। दूसरा आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो डिफरेंट हो गए, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या होता है, मास नंबर दोनों का 40 होता है। मतलब आर्गन का मास नंबर भी 40 होगा और जो कैल्शियम होता है उसका मास नंबर भी 40 होता है। मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर तो दोनों के डिफरेंट थे, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या हो गया, सेम होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिसका, देखिए यहां पे लेकिन एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है तो दोनों एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। आइसोटोप और आइसोबार में ही अंतर है। आइसोटोप में एलिमेंट्स सेम होते हैं, लेकिन आइसोबार्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट को दर्शाता है। आप लोग पॉइंट्स रिमेंबर देखिएगा, एनसीईआरटी में जो लास्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन जो चीज होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। क्योंकि एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये हर एक एलिमेंट की क्या होती है, फिक्स होती है, एक कांस्टेंट होती है, या ये समझ सकते हैं कि यूनिक होती है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो किसी और का नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से आइसोबार की अगर बात करते हैं तो आइसोबार हमको पता होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन मास नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज आइसोबार्स। और आइसोबार्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम और आर्गन दोनों ही क्या होंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास जो है उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।